और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर जिसने सियासी भूचाल ला दिया है। पहली खबर है राज्यसभा में आप पर झाड़ू, आम आदमी पार्टी पर कैसे झाड़ू चल गई। उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कहां थे? पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली नदी पर थे, नाव की सवारी कर रहे थे पीएम मोदी, और फोटोग्राफी भी कर रहे थे, तस्वीरें भी खींच रहे थे। देखिए कोलकाता की हुगली नदी पर थे, और उसके बाद देखिए नाविकों को गले लगाया पीएम मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे पश्चिम बंगाल में, केजरीवाल भी दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल जा रहे थे प्रचार करने। केजरीवाल को नया घर मिल गया है, शीश महल उनसे छिना, तो अब ये नया घर केजरीवाल का लोधी स्टेट में है। केजरीवाल इस नए घर में रहेंगे। अब तक अपने एक सांसद के घर रह रहे थे, अशोक मित्तल के। अशोक मित्तल ने आज पार्टी छोड़ दी, और कल तक केजरीवाल उन्हीं के घर में रुके हुए थे। ये केजरीवाल का नया घर होगा, जहां सामान पहुंचना भी शुरू हो गया है। केजरीवाल का घर नया है, लेकिन केजरीवाल का पार्टी टूट गई है। केजरीवाल के सबसे करीबी राघव चड्ढा, जो उनके राइट हैंड में कभी शुमार हुआ करते थे, राघव चड्ढा ने पार्टी को टाटा कर दिया है। अब देखिए जरा राघव चड्ढा ने आखिर ये फैसला कब और कैसे लिया। बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केजरीवाल पर संगीन आरोप लगाए। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, या वो आम आदमी पार्टी छोड़ चुका है, या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके, कि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था, क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आपने सुना राघव चड्ढा को। राघव चड्ढा का बयान सुनने के बाद एहसास हो रहा है जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी है, वो यही कहकर पार्टी छोड़ी है कि क्या सोच कर आए थे और क्या हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज पार्टी और इस तरह के और पार्टी ऑफिस पहुंचने के बाद राघव चड्ढा बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले। नितिन नवीन ने बधाई दी, गुलदस्ता भेंट किया और मुंह मीठा कराया। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। देश के सबसे युवा सांसद ने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया और आम आदमी पार्टी भी तोड़ दी। आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद
इस मुहिम में हमारे साथ। राघव चड्ढा कभी केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार थे। दिल्ली से पंजाब तक विरोधियों पर झाड़ू लगाकर सत्ता हथियाने में जिनका हाथ था, वो राघव चड्ढा अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केजरीवाल का लूट का तिलिस्म का जो था वो आज टूट गया है। ये क्षण उनके आत्मचिंतन का क्षण होना चाहिए। उन्हें एक बार अपने गरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जिस राघव चड्ढा से 22 दिन पहले केजरीवाल ने राज्यसभा में उपनेता का पद छीना था, वो घायल राघव चड्ढा इतने घातक साबित हुए कि आपके 10 में से 7 सांसद तोड़ दिए और राज्यसभा में केजरीवाल की ताकत ही छीन ली। तो सियासत में कोई भी परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। ये बहुत बड़ा खेला है। ये सियासत की शतरंज की बिसात पर कैसा दांव है, जरा वो दांव ने पार्टी छोड़ दी और तोड़ भी दी। आम आदमी पार्टी से बगावत कर राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब उस खेमे में राघव चड्ढा के साथ 2 और आप सांसद बीजेपी में शामिल होंगे। इसके अलावा 4 और आप सांसदों के लिखित इस्तीफे का दावा है। यानी आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसद पार्टी से अलग हो गए और ये सभी सांसद राघव चड्ढा की तरह बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। 2/3 से ज्यादा सांसदों ने पार्टी बदली है, इसलिए दल बदल कानून लागू नहीं होगा। यानी आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा पर एक्शन नहीं ले पाएगी। जिन सांसदों ने अब केजरीवाल का साथ छोड़ा है वो सभी बड़े नाम हैं। इनमें पूर्व क्रिकेटर और पहली बार सांसद बने हरभजन सिंह शामिल हैं। साथ ही केजरीवाल और भगवंत मान को सबसे बड़ा झटका पंजाब में लगा है। आपको बताऊं, पंजाब में अगले साल चुनाव है और उससे पहले पार्टी एक तरीके से टूट गई, बिखर गई। पिछले चुनाव में राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से पंजाब के सह प्रभारी थे। पार्टी को 117 में से 92 सीट दिलाने और जीत दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका राघव की भी थी। और इसी जीत के बाद केजरीवाल ने राघव को पंजाब से सांसद बनाया। लेकिन अगला चुनाव से ठीक पहले राघव ने पार्टी ही तोड़ दी। राज्यसभा में पंजाब से आम आदमी पार्टी के 7 सांसद थे, 6 पार्टी छोड़ गए। जबकि दिल्ली में 3 राज्यसभा सांसदों में अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 2। आप में टूट से केजरीवाल की ताकत राज्यसभा में काफी कम हो गई है और जबकि राघव समेत 7 सांसदों के आने से बीजेपी राज्यसभा में मजबूत होगी। गुजरात राज्यसभा में अब बीजेपी के 133 सांसद होंगे और आपके महज 3 सांसद। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं और संदीप पाठक क्या कह रहे हैं। मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि ये स्थिति आएगी, पर ये आई। 10 साल से इस पार्टी से मैं जुड़ा रहा और आज मैं आम आदमी पार्टी से अपने रास्ते अलग कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को आज मैं ज्वाइन कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी से अपने सारे पद, स्वाभाविक है कि सारे पोस्ट को छोड़कर। और आइए अब आपको बताऊं, राघव चड्ढा ने अकेले पार्टी नहीं छोड़ी है। अपने साथ वो 7 सांसदों को लेकर उनको मिलाकर। कौन कौन से वो 7 चेहरे हैं? उनमें से तो एक चेहरा वो है जिनके घर पर अरविंद केजरीवाल रह रहे थे कल तक अरविंद केजरीवाल, सोचिए, जिस सांसद के घर में थे, सुबह वही पार्टी छोड़ गया। देखिए जरा कौन कौन से नेता हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, राघव चड्ढा और केजरीवाल। राघव चड्ढा आपके संस्थापक सदस्यों में से एक और आपके सबसे युवा सांसद का कार्यकाल 2028 तक है। आपको बताऊं, पहली बार सांसद बने राघव चड्ढा के कोषाध्यक्ष आपके रह चुके हैं राघव चड्ढा। अगला नाम देखिए कौन सा, हरभजन सिंह का। हरभजन सिंह 2021 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास लिया। सचिन तेंदुलकर की सलाह पर राजनीति में आए और 2021 में ही राजनीति में आए, 2022 में सांसद बन गए। अगला नाम देखिए, ये है अशोक मित्तल। इन्हीं के घर रुके थे केजरीवाल। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं ये। हाल में राज्यसभा में राघव की जगह आपके उपनेता बने थे। 15 अप्रैल को इनके ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा था। 2022 में राज्यसभा सांसद बने, 2028 तक कार्यकाल है। अगला नाम है, ये आप देख रहे हैं,
आपके चाणक्य कहे जाते हैं संदीप पाठक, और राजनीति में आने से पहले आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर थे। ये पंजाब में आपकी जीत का ब्लूप्रिंट तैयार किया इन्होंने। साथ ही 2022 में आपने पंजाब से राज्यसभा भेजा था इन्हें। अगला नाम देखिए, स्वाति मालीवाल। केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद कार्यकर्ताओं में शुमार थी स्वाति। करीब 10 सालों तक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। 2024 में दिल्ली से राज्यसभा सदस्य चुनी गई। केजरीवाल के आवास में अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया था, छोड़ गई पार्टी। अगला नाम है राजेंद्र गुप्ता का। बड़े उद्योगपति हैं, ट्राइडेंट ग्रुप के संस्थापक हैं और चेयरमैन भी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं और 2025 में राज्यसभा सांसद बने। 28 तक इनका कार्यकाल है। संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद सांसद बने थे। एक और नाम विक्रमजीत सिंह साहनी, उद्योगपति और समाजसेवी हैं। सन ग्रुप के संस्थापक हैं। अफगान सिखों और हिंदुओं के लिए चार्टर्ड प्लेन काबुल भेजा इन्होंने और विश्व पंजाबी संगठन के अध्यक्ष रहे। 2008 में पद्मश्री मिला इन्हें। 2022 में पंजाब से आपके राज्यसभा सांसद बने हैं। तो ये 7 सांसद केजरीवाल का साथ छोड़ गए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राघव चड्ढा। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा 2/3 से ज्यादा सांसद, इसमें से 3 लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। तो रही आपको बताऊं कि आखिर सवाल यह है कि कई लोग छोड़ गए पार्टी। कौन कौन छोड़ के गया उनमें तस्वीर देखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव 2 और सांसदों के साथ पहुंचे थे। आरोप लगाए हैं और आम आदमी पार्टी उसके क्या जवाब दे रही है। आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा ने कहा कि सालों से उन्हें महसूस हो रहा था कि गलत पार्टी में सही आदमी, इसलिए अब आपसे दूरी बना रहा हूं, जनता के करीब जा रहा हूं। बीजेपी और पीएम मोदी के नेतृत्व पर हमें पूरा भरोसा है। केजरीवाल ने इस पर कहा, बीजेपी ने फिर पंजाबियों के साथ अन्याय किया है, पंजाबियों को धक्का देने का काम किया है। राघव चड्ढा ने कहा, जिस आम आदमी पार्टी को मैंने खून पसीने से सींचा है, 15 साल दिए हैं अपने, आज बड़े दुख, पीड़ा और शर्म के साथ कहना पड़ रहा है वो अपने मूल सिद्धांत और नैतिकता से भटक गई। ये पार्टी देशहित नहीं, अपने स्वार्थ के लिए काम कर रही है। भगवंत मान ने कहा, राघव चड्ढा का यहां दम घुटने लगा गया था जब 50 नंबर कोठी में थे तो बड़ी खुली हवा आती थी। साइकिल का भी स्टैंड होता है, कहीं तो खड़े हो जाओ, भगवंत मान ने राघव चड्ढा को कहा। वैसे तो ये सरपंच बनने के लायक भी नहीं थे, मेले वाले अमरूद बनकर रह गए हैं, इन्हें कौन पूछेगा। राघव ने कहा, मैं आम आदमी पार्टी का संस्थापक सदस्य था, मुझसे बेहतर इसे कौन जानता है कि पूरी मेहनत और समर्पण से दिल्ली में इस पार्टी को खड़ा किया, पंजाब में इसे स्थापित किया, दूसरे राज्यों में भी विस्तार किया। जिस पार्टी का गठन भ्रष्टाचार को खत्म करने की शपथ से हुआ, वह आज भ्रष्ट और समझौतावादी लोगों के हाथ में फंस चुकी है। संजय सिंह ने कहा, आपने राघव चड्ढा को विधायक, सांसद बनाया, अब सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया। बीजेपी की गोद में बैठ गए। स्वाति और हरभजन को भी जमीन से उठाकर संसद तक पहुंचाया, लेकिन इन 7 ने पंजाब की जनता की पीठ में छुरा घोंपा है। पंजाब के लोगों को धोखा देने के लिए बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया है। सुनिए जरा अब सियासतदान क्या कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे, हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि
देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। बीजेपी वाले अपनी हरकतों से बाज आएंगे नहीं। इस देश में लगातार डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। वो मित्तल जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनके छापे पड़े अभी, और पहले राघव चड्ढा को तंग किया था बीजेपी ने। तो ये इनकी जो पॉलिसी है ये बड़े खुश हो रहे होंगे, पर देश पूरा देख रहा है कि क्या हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। उस संगठन का संगठन महामंत्री भी रुष्ट होकर और निराश होकर वहां से उसको छोड़कर जा रहा है, तो ये स्पष्ट हो गया है कि वो संगठन जर्जरा के भुरभुरा कर बिखर रहा है। जो डरा है भाजपा में गया है, जो बिका है भाजपा में गया है, जो संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है देश के संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए, वो लोग भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। पार्टी ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 6-7 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। स्वागत है। और केजरीवाल का लूट का तिलिस्म का जो था वो आज टूट गया है। आम आदमी पार्टी ने जो लूट खसूट भ्रष्टाचार चला रखा था, आज जनता के सामने वो एक्सपोज हुए हैं। अब सवाल ये आखिर क्या हुआ ऐसा कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी छोड़नी पड़ी? क्योंकि केजरीवाल खुद राघव चड्ढा की शादी में गए थे, वो तस्वीर आपने देखी होगी, ये देख रहे हैं। केजरीवाल भी डांस कर रहे हैं, भगवंत मान ने भी डांस किया था। ये लगभग 2 साल पहले की तस्वीर है। अब देखिए जरा 2 साल में आखिर ऐसा क्या हो गया कि सारे रिश्ते खत्म हो गए और इतनी दूरियां बढ़ गईं। तो आपको बताऊं, कभी ये जोड़ी ऐसी नजर आती थी। राघव के आम आदमी पार्टी छोड़ने और तोड़ने की शुरुआत 22 दिन पहले हुई, जब राघव चड्ढा को राज्यसभा से आपके उपनेता पद से हटा दिया गया। आपके आरोप थे कि राघव पार्टी लाइन से हटने लगे थे। केजरीवाल अरेस्ट हुए तो आंख के ऑपरेशन की बात कहकर ब्रिटेन में थे। केजरीवाल रिहा हुए तो भी राघव चड्ढा का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। वो संसद में भी सरकार और मोदी से सवाल नहीं पूछते, डरते हैं, यह आपका कहना था। आपने राज्यसभा सचिवालय को राघव को लेकर निर्देश दिया, कहा उन्हें संसद में पार्टी कोटे से बोलने का समय न दिया जाए। पार्टी का फरमान मिलते ही राघव ने कह दिया था झूठ का पर्दाफाश होगा। राघव ने कहा था मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना। और 22 दिन के अंदर घायल राघव चड्ढा ने आपके 6 और सांसद तोड़ दिए। राघव चड्ढा की गिनती सियासत के पढ़े लिखे युवा सितारों में होती है। राघव ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले बीकॉम किया और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास की। सिर्फ 22 साल की उम्र में सीए बन गए। फिर ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी उन्होंने पढ़ाई की। मैं 26 साल में वो आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष बने, 33 साल में राज्यसभा सांसद बने। संसद में जनता से जुड़े आम मुद्दों को राघव जोर शोर से उठाते रहे। बीजेपी इस युवा सांसद को कोई अहम मंत्रालय दे सकती है। इसके अलावा पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। पंजाब चुनाव में राघव को बीजेपी प्रभारी जैसी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। तो अब पंजाब चुनाव से पहले भूचाल आया है। सुनिए जरा नेताओं को क्या कह रहे हैं। सब लोग अलग हुए, क्या कहेंगे मैंने चीज को लेकर के बारे में क्या कहें? नहीं तो क्या मतलब क्या लगता है कि धोखा दिया लोगों ने? तो संजय भाई ने बोला ना सर, सब लोग अलग हुए, क्या कहेंगे मैंने चीज को लेकर के बारे में क्या कहें? नहीं तो क्या मतलब क्या लगता है कि धोखा दिया लोगों ने? तो संजय भाई ने बोला ना सर। राघव चड्ढा या बाकी लोग अगर उनके भ्रष्टाचार में उनका सहयोग नहीं करना चाहते हैं, जैसा उनके बयान से लग रहा है, तो मेरा मानना यह है कि हर वो आदमी जो व्यक्तिवादी पूजा में विश्वास नहीं करता वहां रहना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के शासन में तो एक ही बात चलती है कि उन्हीं की मानो और उन्हीं की आपको हामी मिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह का काम हो रहा है तो मुझे लगता है ये शुरुआत है और पंजाब में इससे बड़ी टूट होने की संभावना है। स्वाति मालीवाल छोड़ के गई, कपिल मिश्रा छोड़ के गए, और जो जाता था छोड़ के वो कहते थे कि जो ये कहते हैं होता नहीं है, ये ठग्स हैं। हम एज ऑपोजिशन पार्टी शुरू से कह रहे थे कि ये बीजेपी की बी टीम है, इन सब ने बीजेपी में जाना है। और आज टू सेव देयर स्किन्स अब लड़ाई होगी बिटवीन सीबीआई एंड विजिलेंस। विजिलेंस पंजाब के एमएलए को डराएंगी। तो आपने देख लिया
कि कैसे दिल्ली में सियासी हंगामा शुरू हुआ और केजरीवाल के लिए आज बड़ा झटके का दिन था, अच्छा दिन नहीं था। राघव चड्ढा बेशक चले गए हो, साथ में 6 और सांसदों को ले गए। राज्यसभा में केजरीवाल कमजोर हो गए। आज की एक और बड़ी खबर है, बंपर मतदान, किसकी जीत का रुझान, कौन जीतेगा? क्योंकि पहले चरण में बंपर वोटिंग हुई, अब बीजेपी ने और जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे आज कोलकाता में। रहिए आपको बताऊं, दूसरी तरफ देखिए जरा, ममता बनर्जी भी दूसरे चरण के लिए प्रचार कर रही थी। आज रोड शो कर रही थी, पद यात्रा। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी देखिए पश्चिम बंगाल में, उत्तर 24 परगना में गृह मंत्री की एक बच्चा तस्वीर ले रहा था मोबाइल पर। अब सवाल यह है, पहले चरण में हुई लगभग 93% वोटिंग, ईवीएम स्टोरेज रूम, स्ट्रांग रूम में जा रही है। बंपर वोटिंग के बाद देखिए जरा, सब अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी पहले चरण के बाद कितना टारगेट बता रही है, टीएमसी कह रही है वो कितने सीटें जीतने जा रही है फर्स्ट फेज के बाद। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही है टारगेट जो लगेगा, उन्होंने टारगेट लगाया, तो टीएमसी कह रही है पहले चरण में 125 से 135 सीटें जीत सकते हैं। पहले चरण का चुनाव हुआ था 152 सीटों पर, 152 पर टीएमसी का दावा है 152 से में से 125 से 135 सीटें वो जीतेगी। अब देखिए जरा बीजेपी का टारगेट क्या है 152 सीटों में से। बीजेपी कह रही है 152 सीटों पर अगर वो टारगेट करेंगे, 152 में से 110 से 125 बीजेपी जीत सकती है, ये उनका टारगेट है। तो दोनों पार्टियां अपने अपने टारगेट बता रही हैं, दोनों दावे कर रही हैं कि ये जो बंपर वोटिंग हो रही है ये उनके लिए फायदेमंद है। असल में बंपर वोटिंग किसके लिए फायदेमंद है, देखिए क्या कह रहे हैं नेता वोटिंग के बाद। देखिए जरा, टीएमसी का दिया बुझने से पहले ही फड़फड़ा रहा है, पीएम मोदी कह रहे हैं लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी उस पर पहले चरण के मतदान ने मोहर लगा दी। तृणमूल ममता कह रही है हार नहीं सकती और चुनाव में हमारी जीत तय है। पहले चरण में हम जीत चुके हैं और आगे कड़ा मुकाबला करेंगे। बंगाल जीतने के बाद फिर मैं दिल्ली की बागडोर संभालूंगी। अमित शाह कह रहे हैं 4 मई को बंगाल में हमारी सरकार बनेगी। बंगाल का अगला सीएम यहीं जन्म लेने वाला होगा, बस दीदी का भतीजा नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सुनने में आया है बंगाल में जमकर वोट पड़ रहे हैं, मोदी जी का एसआईआर उनके ही खिलाफ जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है, 200 सीटें मिलेंगी। हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं जिन्होंने हमारे उम्मीदवारों को मारा उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारना पड़ेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी की ऐतिहासिक हार होगी, बंगाल में ममता जीतेंगी। बंगाल में अगर कोई गलत करेगा तो उसे सख्त सजा मिलेगी। ओवैसी कह रहे हैं कांग्रेस थी तो फसाद होता है, बीजेपी है तो जुल्म बढ़ता जाता है। मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलेगा तो क्या फायदा होगा। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। पहले चरण के मतदान ने ये पक्का कर दिया है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता भी नहीं खुलेगा। आज
नाव चलाने वाले हो या नाम कमाने वाले हो, हर कोई खुलेआम परिवर्तन के लिए भाजपा के भरोसे पर बंगाल का भाग्य बनाने के लिए तैयार है। आज के आवर उन्हें नौका अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज बंगाल की गंगा नदी में नाव की सवारी की, जो साफ है। दिल्ली की प्रदूषित यमुना नदी की क्या स्थिति है? क्या आप वहां जाकर डुबकी लगा सकते हैं? ताई नौका बिहार कोड़े। मुझे तो पहले चरण से भी बड़ी लहर दूसरे चरण में दिखाई पड़ती है। मैं आज 3 कार्यक्रम कर आया। दोनों सभाओं में पेंडोल छोटा पड़ता था। चिलचिलाती धूप में लोग यहाँ बाहर खड़े थे, हजारों की संख्या में हुजूम खड़ा। ये जन समर्थन एक प्रचंड जीत का परिचायक है और यहाँ बड़े बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनी। ये भारतीय जनता पार्टी का स्वागत भी है और ममता के खिलाफ घृणा भी है। मुझे तो ये आक्रोश दिखाई देता है कि आप जितना रोकने की कोशिश करोगे, लोग उतना ही उत्साहित होकर मतदान करेंगे। आपने उसके बावजूद भी बहुत लोगों को रोक दिया। जो मताधिकार से वंचित लोग रह गए, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये लगा है। अगर विष्णु का सम्मान नहीं है तो लक्ष्मी रहेगा क्या? आप बताओ, अगर विष्णु नहीं रहेगा लक्ष्मी रहेगा क्या? दीदी हिंदू धर्म के बारे में जानते नहीं है। दीदी खाली इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। अब सवाल यह है कि बंपर वोटिंग से फायदा किसे मिलेगा, यह आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक तस्वीर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह आज हेलीकॉप्टर से पहुंचे। यह जो जगह आप देख रहे हैं, यह हिंगलगंज की तस्वीर है। दूसरी तरफ यूसुफ पठान, क्रिकेटर यूसुफ पठान भी आज कैंपेन कर रहे थे, क्योंकि टीएमसी के सांसद हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं। चुनाव प्रचार में पठान को भी दीदी ने लगाया है। जोर आजमाइश है, आखिरी चरण में ज्यादा से ज्यादा वोट कैसे बटोरे जाएं। आपको बताऊं, बंगाल में पहले चरण में 93% वोट पड़े हैं, 93%। बहुत से जानकार कह रहे हैं ज्यादा वोटिंग हुई है, इसलिए सत्ता का परिवर्तन होना तय है। लेकिन पुराने आंकड़े क्या कहते हैं? अगर मैं 1971 से आपको वोटिंग परसेंटेज दिखाऊं तो वो क्या कहते हैं? क्या वाकई ज्यादा वोटिंग से सत्ता परिवर्तन होता है? ये आपके सामने आ गए आंकड़े, देखिए जरा। 1977 में 56% वोटिंग हुई और 1982 में 76% वोटिंग, ये बंपर वोटिंग थी। लेकिन इधर देखिए जरा, लेफ्ट, और उसके बाद भी लेफ्ट थी वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बाद। 87 में 75% वोटिंग हुई, लेफ्ट सत्ता में थी। 91 में 76% वोटिंग हुई, लेफ्ट सत्ता में थी। और 91 के बाद 96 देखिए, 76 से 82% वोटिंग। लेकिन सबसे नीचे मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद भी लेफ्ट सत्ता में थी। अगले 5 साल और अगले 25 साल और देखिए, 2020 साल का ये आंकड़े। 2001 में 75% वोटिंग लेफ्ट सत्ता में थी। 2006 में 81% वोटिंग लेफ्ट सत्ता में थी। 2001 से 2006 में देखिए लगभग 6% ज्यादा वोटिंग हुई है, सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी बंपर वोटिंग, कोई प्लीज वेट, बंपर वोटिंग बिल्कुल ये इशारा नहीं है बताने का कि सत्ता परिवर्तन हो जाता है। 2011 में देखिए 84.3% वोटिंग हुई है, सिर्फ 3% बढ़े हैं, टीएमसी ने सत्ता में आई। 16 में 82% वोट पड़े हैं, टीएमसी सत्ता में आए। 21 में 82% वोट पड़े हैं, टीएमसी सत्ता में आई। यह बताता है कि बंपर वोटिंग, एक्सपर्ट्स और विश्लेषक को यहां फेल कर देते हैं ये आंकड़े जो बंपर वोटिंग सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं। अगर सत्ता परिवर्तन होना है तो 2% वोट इधर उधर होने से भी हो जाता है। आइए अब आपको बताऊं दूसरी बड़ी चीज, यह है 2011 के नतीजे आपके सामने। 2011 में टीएमसी को 184 सीटें मिली, 38.93% वोट मिले थे। बीजेपी के पास देखिए 0 थी 2011, 4% वोट थे। उसके बाद देखिए चुनाव हुए
2016 में तो टीएमसी के पास 211 सीटें 44.91% वोट थे। बीजेपी के पास 3 सीटें थी, 10% वोट थे सिर्फ। इसके अलावा देखिए 2021 में टीएमसी के पास 215 सीटें जीती, 48% वोट थे टीएमसी के पास। बीजेपी के पास 77 सीटें और 39.97% वोट। बीजेपी अगर यहां से ऊपर जाएगी तो एक्सपर्ट्स कहते हैं ट्रिपल डिजिट को क्रॉस करेगी और बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं सत्ता तक पहुंचेगी। सुनिए सियासतदानों का। अभी तक वेस्ट बंगाल में 92% वोट कभी नहीं हो, तो ये गवर्नमेंट को खिलाफ जाएगा और थोड़ा एडवांटेज बीजेपी को मिलेगा। मेरा सपोर्ट भी नहीं, कोई चीफ मिनिस्टर को वोट नहीं ले पाएगी। अच्छा। मैं चैलेंज कर रहा हूं। 92% वोटिंग का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, क्योंकि हम तो इसी बात के लिए लगातार परेशान होते थे कि अपने जो समर्थक है वोट ही देने नहीं जाते थे। अब 92% वोटिंग का मतलब कि पश्चिम बंगाल जाग गया है और प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। बहुत ऐतिहासिक मौका होगा 4 में। अब देखिए बड़ी चीज क्या है, अब चारों तरफ यह भी कहा जा रहा है कि एसआईआर एक वजह है, एसआईआर की वजह से भी बम्पर वोटिंग हुई। एसआईआर से जुड़ा ही आज एक मुद्दा सामने आया। तस्वीर दिखाइए, देख रहे हैं आप। पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई और अधिकारी और ड्यूटी में लगे हुए जो ऑफिसर हैं वो ईवीएम मशीन ले जा रहे हैं। সমস্ত গাড়ি ড্রাইভারদের পুলিশের গেট দিয়ে পলিথিন মাঠে প্রবেশ করা। अब खबर यह है इसमें कि कुछ चुनाव अधिकारी पश्चिम बंगाल में चुनाव करा रहे थे। उनका आरोप यह है कि हम चुनाव करा रहे थे लेकिन हमारा ही नाम एसआईआर से काट दिया गया। एसआईआर देखिए जरा, यह मामला कोर्ट चला गया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर यह बड़ा विवाद सामने आया। राज्य के 65 अधिकारियों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। दिलचस्प ये सारे अधिकारी चुनाव ड्यूटी पर तैनात हैं। इन सभी अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया। कोर्ट ने उन्हें अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास जाने के निर्देश दिए। अधिकारियों की दलील थी कि वो चुनाव की तैयारियों में जुटे, लेकिन जब मतदान की बारी आई तो पता चला उनका नाम नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने कहा उनके ड्यूटी ऑर्डर पर ईपीआईसी नंबर है, यानी प्रशासन यह स्वीकार करता है कि वो वैध मतदाता है, लेकिन इसके बावजूद वोटर लिस्ट से उनके नंबर हटा दिए गए। उन्होंने कहा वोट डालने से रोकना मौलिक अधिकारों का हनन है। पूरी दलील सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें ट्रिब्यूनल जाने को कहा। साथ ही कोर्ट ने कहा हो सकता है वो इस बार वोट न डाल पाए, लेकिन उनके वोटर सूची में बने रहने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। दरअसल बंगाल में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण किया गया था। इस कवायद में पूरे राज्य में 90,80,000 लोगों के नाम काट दिए गए। मामला अदालत में पहुंचा तो कोलकाता हाई कोर्ट ने 19 ट्रिब्यूनल बनाए। वोटर लिस्ट ने जिनके नाम कटे वो ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। सुनिए जरा, इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। ये बात सही है कि एक तूफान आया और ये तूफान में इस प्रकार की वोटिंग हो गई। देश में जहां जहां बंगाली लोग हैं वो सबको सरकारी खर्चे से पश्चिम बंगाल में लाया, चाहे वोटर हो या न हो, सबको लाया गया और सबको कहाँ वोट करो। पैसे की बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, सब देखा है। मुझे लगता है सत्ता विरोधी लहर तो है जिसके चलते ये वोट दान में इजाफा हुई। इसके साथ साथ एसआर के चलते आम लोगों में जो भयभीत के माहौल पैदा हुई थी, ये इसके चलते भी आम लोग जल्द से जल्द चुनाव में हिस्से लेते हुए अपना ये नागरिक अधिकार से वंचित ना होने का प्रयास भी किए हैं। ये जो 91% वोट हुआ है ना, 2 महीने पहले जब इन्यूमरेशन फॉर्म का बात हुआ था तब मैं कुणाल घोष आपका सामने बोला था वोट परसेंटेज होगा एवरेज 90 से 94% तक। जो लोग जेन्युइन वोटर्स है उसको डिलीट करना हम लोग अपोज कर रहे हैं, लेकिन जो डेथ्स है, जो शिफ्टेड है, उसका तो नाम तो एलिमिनेटेड होगा ही, डिलीटेड होगा ही।
तो इससे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स तो कम हो जाएगा, तो परसेंटेज बढ़ जाएगा। इससे परिवर्तन का कोई रिलेशन ही नहीं है। जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट आप लिख कर रखिए, उतना ज्यादा कम बैक। जनता किस तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के कार्यकाल से त्रस्त है, ये विश्वास है मेरा कि एक लंबे समय के बाद बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार बनने जा रही है। एक तरफ एसआईआर पर बवाल, दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर बवाल। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद में तैयारी कर रहे सांसद सीईसी के खिलाफ नाराजगी है और प्रोटेस्ट हुआ पार्लियामेंट में। अब आपको बताऊं कि दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की तैयारी में है विपक्ष, और उसकी कोशिश क्या है। बंगाल चुनाव के बीच सीईसी पर महाभियोग की चर्चा हो रही। उन्हें हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। टीएमसी की तरफ से दिए नोटिस पर 73 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, 73 एमपीज के। नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर 9 आरोप लगे। मार्च में भी विपक्ष ने सीईसी को हटाने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन दोनों सदनों के सभापति ने नोटिस खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था लगाए गए आरोप संवैधानिक मानदंड पूरे नहीं करते हैं। सीईसी को हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की होती है। इसमें महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रक्रिया वैसी ही है। प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। लोकसभा में प्रस्ताव पर कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए। राज्यसभा में इसके लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी है। प्रस्ताव मंजूर होने पर आरोपों की जांच के लिए समिति बनाई जाती है। सुनिए जरा दिलीप घोष क्या कह रहे हैं और शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं। ज्ञानेश कुमार, जिनको बंगाल में काला झंडा दिखाया गया, गो बैक बोला गया, बार बार उनके काम में बाधा डाला गया, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश को नहीं माने, यहाँ फिर भी उन्होंने अड़े रहे और इस प्रकार चुनाव करके दिखाया। सैल्यूट है उनको। वैसे तो अपने आप को संविधान के बड़े रक्षक बताते हैं, परंतु देखिए ना, जब संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात करते हैं, चुनाव हारते तो इलेक्शन कमीशन को गाली, प्रधानमंत्री पद को गाली या जुडिशरी को गाली, तो ये दिखाता है कि मन में संविधान नहीं है इनके, केवल जुबान पर संविधान और मन में केवल और केवल अपमान की दुकान। बात चुनाव की हो रही है, सियासी खबर की हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता बहुत मुश्किलों में फंस गए। बड़े नेता भी हैं, पवन खेड़ा। ये तस्वीर आपको याद होगी जब पवन खेड़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाए थे फर्जी पासपोर्ट के, और वो भी इतनी बेशर्मी और नागरिकता के। लगता है कि कभी उनको कोई पकड़ ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रेनिकी भुइयां शर्मा, इसमें पवन खेड़ा को बहुत बड़ा झटका लगा। उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह मामला असम की सीएम की पत्नी पर लगाए आरोपों का है। पवन खेड़ा ने रिंकी शर्मा पर 3 पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए थे। इसके बाद असम सीएम की पत्नी ने गुवाहाटी में एफआईआर दर्ज कराई। असम पुलिस ने जालसाज आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया, इसमें जालसाजी शामिल है। और इसके बाद असम पुलिस पवन खेड़ा से पूछताछ के लिए दिल्ली पहुंची, लेकिन तब तक पवन खेड़ा दिल्ली से हैदराबाद जा चुके थे। पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका लगाई अग्रिम जमानत की। तेलंगाना हाईकोर्ट ने खेड़ा को 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत भी दे दी। असम सरकार ने इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने असम सरकार का पक्ष रखा और कहा इस केस में तेलंगाना हाईकोर्ट का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं। एफआईआर असम में हुई है तो आरोपी असम क्यों नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले से हैरानी है। इसके बाद पवन खेड़ा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन अब गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी है। सुनिए जरा अब क्या कुछ कह रहे हैं असम के सीएम इस पर।
I do not. मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू है। इस मामले का जो भी नतीजा होगा वह पूरी तरह असम पुलिस पर निर्भर है। सत्ता में दोबारा आने पर मैं 4 मई के बाद इस मामले की समीक्षा करूंगा। हमारे पास जितने लीगल ऑप्शन हैं हम करेंगे और मैं तो क्यों कह रहा हूँ, पवन खेड़ा ने कोई ऐसी गलत बात नहीं की। अब गलत इरादा नहीं कहे जाते। अब यहाँ कोई कह गया मुख्यमंत्री सबसे पॉपुलर स्टेट, सबसे बड़ी स्टेट का, कि विवेकानंद जी ने ये कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो शुड आई फाइल ए केस अगेंस्ट? देखिए, पवन खेड़ा को सरेंडर करना ही पड़ेगा। कितना इधर उधर भागे, कुछ होने वाला नहीं है। उनको मजा चखना पड़ेगा। आसाम में जो जाकर आसाम की जनता को वरगलाने के लिए जिस तरह की बयानबाजी की थी, वो अगर एक राजनेता होते तो इस तरह की हरकत नहीं करते। लेकिन राजनेता तो है नहीं, वो प्रवक्ता है। पहले कुछ और काम करते थे, अब और काम मिल गया उनको। और आइए सियासत के बाद अब लिए चलता हूं आपको जंग के मैदान में। आखिर क्या हो रहा है अमेरिका, ईरान और इजराइल के दरमियान? ट्रंप को सभ्यता याद दिला दी है। ट्रंप दरअसल कुछ भी बोल रहे हैं और कुछ भी बोलते बोलते ट्रंप ये भूल जाते हैं कि वो सारी मर्यादाएं लांघ रहे हैं। चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो या एशियन कंट्रीज हो, दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी हिस्सा हो, ट्रंप किसी पर कुछ भी बोल देते हैं। और यही गलती ट्रंप ने फिर की भारत के खिलाफ। अगली तस्वीर देखिए। ट्रंप ने दरअसल ये पोस्ट किसी का साझा किया जिसमें भारत और चीन को नरक का द्वार कहा गया, इसमें जिसके बाद हंगामा होना तय था। ट्रंप ने जब ये पोस्ट किया, इस पर कैसे बवाल हुआ देखिए जरा। ट्रंप के पोस्ट के बाद ईरान एम्बेसी ने भारत की सभ्यता याद दिलाई है। यह तस्वीर देखिए। ईरानी एम्बेसी ने बताया कि देखिए भारत की सभ्यता यह है जिसे आप नरक का द्वार कह रहे हैं। तो ट्रंप ने एक बार फिर सारी सीमाएं लांघ दी हैं। भारत के लिए नरक का द्वार जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। ट्रंप अपने विवादित पोस्ट के लिए फिर खबरों में है जिनमें उन्होंने भारत और चीन को नरक का द्वार बताया। दरअसल ट्रंप ने रेडियो होस्ट माइकल सेवेज के एक लेख को रिपोस्ट किया था और इस लेख में प्रवासियों को अमेरिकियों के लिए बड़ी मुसीबत बताया था। यानी यहां से जो अमेरिका जाते हैं, कहा प्रवासी अमेरिकियों के अधिकार छीन रहे हैं, नौकरी में मुश्किल हो रही है। उन्होंने लिखा कि अमेरिका में पैदा होकर बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है, फिर वो परिवार को चीन, भारत या दुनिया के किसी और नर्क से ले आता है। यह बयान तब आया जब कोर्ट में जन्म से मिलने वाली नागरिकता पर बहस हो रही। लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप के रिपोस्ट ने इस पर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। ईरान ने यूएस को फटकार लगाते हुए कहा कभी इंडिया आकर देखो, फिर बोलना भारत तो सभ्यता का जनक है, जबकि असली नरक तो अमेरिका ही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप की इन टिप्पणियों पर कड़ा एतराज जताया। कहा हमने उन टिप्पणियों को भी देखा है और यूएस दूतावास के जारी बयान को भी। यह बयान साफ तौर पर बिना जानकारी के अनुचित और खराब सोच वाला है। यह किसी तरह से भारत अमेरिका संबंधों की असलियत को नहीं दिखाता है। इसके बाद भारत को नरक कहने वाले पोस्ट पर ट्रंप की टीम ने सफाई दी। ट्रंप के दूत ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को महान देश बताया है। यह बयान नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के माध्यम से जारी किया गया। दूतावास ने दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की तारीफ की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत एक शानदार देश है और उनके साथ अच्छे संबंध हैं। सुनिए जरा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं इस पर। हमें कुछ रिपोर्ट मिली है, मैं यहीं पर बात खत्म करता हूं। हमें कुछ रिपोर्ट मिली है, मैं यहीं पर बात खत्म करता हूं। हमें कुछ रिपोर्ट मिली है, मैं यहीं पर बात खत्म करता हूं। हमें कुछ रिपोर्ट। तो विदेश मंत्रालय को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं। जाहिर सी बात है भारत नहीं चाहेगा किसी भी इस तरह के मसले में उलझना, लेकिन ट्रंप या उनकी सोच जैसे लोगों को भारत की सभ्यता बताना बहुत जरूरी है। तो क्या है भारत की सभ्यता? प्राचीन सभ्यता और संस्कृति। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जब अमेरिका दुनिया के नक्शे पर नहीं था, उससे हजारों साल पहले भारत में एक सुव्यवस्थित व्यवस्था थी।
करीब 8000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता इसकी गवाह है। हजारों साल पुराना है, जबकि अमेरिका 250 साल पहले बना है। शांतिदूत का इतिहास। बुद्ध और गांधी के देश ने हमेशा सत्य अहिंसा का रास्ता दिखाया है। भारत योग, आयुर्वेद और ध्यान की भूमि है, जहां शांति की बात होती है। इतिहास जानता है कि भारत ने कभी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया। आर्थिक महाशक्ति। इतिहास गवाह है कि भारत नर्क नहीं, सोने की चिड़िया था। मेडिसन के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार 17वीं शताब्दी तक वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी लगभग 25 से 30% थी। अमेरिका नहीं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जिसकी संपन्नता देखकर ही कोलंबस और वास्को डी गामा निकले। आज भी भारत चौथी बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। लोकतंत्र की जननी। भारत ने ही सबसे पहले दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। वैशाली जैसे गणराज्यों में हजारों साल पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया, न कि नफरत का। ज्ञान विज्ञान का केंद्र। भारत ने शून्य का आविष्कार किया और दशमलव प्रणाली भी दी, जिसके बिना आधुनिक विज्ञान और नासा के मिशन संभव नहीं होते। जब दुनिया अशिक्षित थी, तब भारत में तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय थे। अमेरिका की रीढ़ भी भारत है। भारत और भारतीय आज अमेरिका और दुनिया की रीढ़ है। अमेरिका के नासा और बड़ी कंपनियों को चलाने वाला दिमाग भारतीय है। अमेरिका में 50 लाख भारतीय हैं जो 28 लाख करोड़ का टैक्स देते हैं। यह है भारत की सभ्यता। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कभी भारत की सभ्यता को बयां किया था। किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी संस्कृति के विस्तार, उस राष्ट्र की चेतना के विस्तार पर निर्भर करता है। हम अपने देश का इतिहास देखें तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी, इतने आक्रमण, भारत की सामाजिक संरचना को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें, भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। और एक तरफ ट्रंप को जवाब, दूसरी तरफ आपको बताऊं कि आखिर वॉर का क्या होने वाला है। एक तस्वीर आई है, बेशक सीजफायर हो गया है, लेकिन नेतन्याहू ने कैसे टारगेट किया है हिजबुल्लाह को। इजराइल का दावा है कि कैसे एम्बुलेंस के अंदर, देखिए, हिजबुल्लाह ने हथियार रख रखे हैं। इस एम्बुलेंस के अंदर इजराइल का एक जवान घुसता है और दिखाता है कि एम्बुलेंस में, देखिए, हथियार, ग्रेनेड, रॉकेट्स रखे हैं। העמלה חיה במגירות שם למעלה. ועוד מטען קלימגור שם. סריקות במרחב הסבוך. साथ ही एक कपड़े का स्टोर था, उस स्टोर में भी पहुंची इजरायली सेना और वहां दिखाए हैं कैसे यहां भी हथियार रख रखे हैं। बच्चों के कपड़े मिलते हैं। ניסה גר מדרגות אחד, סולם. מצבירים. ופה בעצם दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेबनान में सीजफायर बढ़ाया जा चुका है, लेकिन ट्रंप ईरान के साथ क्या करने वाले हैं, इस पर पसोपेश है। खबर यह है कि विदेश मंत्री ईरान के पहुंचने वाले हैं पाकिस्तान। दूसरी तरफ देखिए, एक वीडियो ईरानी एम्बेसी ने जारी किया है जिसमें ट्रंप बैठे हैं, दूसरी तरफ कुर्सियां खाली हैं और इंतजार कर रहे हैं ईरान का। We are having very great negotiations with Iran. If Iran doesn't come to negotiate, we're going to bomb them. 2,000 years later. So where are the Iranians? This is from Iran. All right. Then I will extend the ceasefire at Pakistan's request. तो ट्रंप का इस तरह से मजाक उड़ाया गया। दूसरी तरफ देखिए आखिर क्या हो रहा है इजराइल में। इजराइल से तस्वीरें सामने आई हैं। इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट आप देख रहे हैं।
और यहां जहाज अभी भी खड़े हुए हैं, वो जो फाइटर्स में ईंधन भरते हैं, ये सब कैमरे में कैद हुए हैं। तो ट्रंप के पास 7 दिन बचे हैं। ट्रंप को 7 दिन में एक बड़ा कदम उठाना है। क्या है वो 7 दिन और क्यों सिर्फ 7 दिन है, देखिएगा। आपको बताऊं, ईरान युद्ध पर ट्रंप की बड़ी कश्मकश है। धमकियों के बावजूद ईरान सरेंडर को राजी नहीं है। पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत से उम्मीदें बढ़ी। ईरान विदेश मंत्री अराक्ची इस्लामाबाद जा सकते हैं, लेकिन अमेरिकी संसद की डेडलाइन खत्म हो रही है। मतलब जंग जारी रखनी है तो संसद से मंजूरी लेनी पड़ेगी ट्रंप को, और इसके लिए ट्रंप के पास 7 दिनों का समय बाकी है, क्योंकि अमेरिका में युद्ध के लिए संवैधानिक बाध्यता है। यानी युद्ध के लिए 60 दिन में संसद की मंजूरी लेनी होती है। वैसे तो 28 फरवरी से जंग छेड़े करीब 56 दिन हो गए, लेकिन ट्रंप ने हेरा फेरी कर संसद को 2 मार्च को बयान दिया। तो 2 मार्च के हिसाब, ऐसे में 1 मई से पहले उन्हें संसद से युद्ध की मंजूरी लेनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप संसद का सामना नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका के ऊपरी सदन यानी सीनेट में 100 सदस्य हैं, और 100 सदस्य में देखिए ट्रंप के पास है 53 और डेमोक्रेटिक पार्टी के पास है 47। मगर ट्रंप के 53 में से 10 सांसद युद्ध के विरोध में। जाहिर है ट्रंप को संसद से युद्ध की मंजूरी मिलना मुश्किल है, और इसी वजह से ट्रंप 1 मई से पहले युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। नहीं तो इस कानून में 60 दिन के बाद एक और विकल्प है कि 30 दिन का अतिरिक्त समय राष्ट्रपति ट्रंप ले सकते हैं, लेकिन सैनिकों की वापसी के लिए, न कि युद्ध जारी रखने के लिए। तो क्या ट्रंप 60 दिन वाली समय सीमा नजरअंदाज कर सकते हैं? क्योंकि 2011 में ओबामा ने लीबिया युद्ध में ऐसा किया था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लेबनान और इजराइल के उच्च अधिकारियों के साथ हमारी एक शानदार बैठक हुई। हमें लगता है कि लेबनान के राष्ट्रपति, इजराइल के प्रधानमंत्री अगले कुछ हफ्तों में यहाँ आएंगे। वे 3 हफ्तों के लिए शायद गोलीबारी न करने युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत है। ईरान में हम जो कर रहे हैं उसके साथ साथ इसे भी सुलझाना बहुत अच्छा होगा। ईरान की $11 ट्रिलियन की जब्त संपत्ति जारी होने तक हॉर्मुज बंद रहेगा। अगर अगले 48 घंटे के अंदर कोई ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता तो सीजफायर समाप्त हो सकता है। मध्य पूर्व में हमारे साझेदारों के साथ संवाद स्थापित करना बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान में चल रहे युद्ध और लेबनान में इजराइल की कार्रवाई से वे स्पष्ट रूप से बहुत आहत हैं। इसलिए हमें क्षेत्र में तनाव कम करने, मानवीय सहायता में सुधार करने और यूरोपीय संघ तथा इन देशों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी बनाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। अब आपको बताऊं कि आखिर क्या हो रहा है समंदर में। समंदर में नाकेबंदी अमेरिका ने भी की है और ईरान ने भी की। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पहुंचे। और इस बीच आपको बताऊं कि कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जो ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा को लेकर है। क्या कहती है वो रिपोर्ट? ईरानी सुप्रीम लीडर पर अमेरिकी मीडिया ने खुलासा किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई जिंदा हैं और होश में हैं, लेकिन मुश्तबा की हालत फिलहाल बहुत खराब बताई जा रही। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक वो गंभीर रूप से घायल हैं। वो मानसिक रूप से एक्टिव हैं, लेकिन शारीरिक चोटें बहुत गंभीर है। दावा है मुश्तबा के एक पैर का 3 बार ऑपरेशन हो चुका है और अब उन्हें कृत्रिम पैर यानी कि प्रोस्थेटिक की जरूरत है, आर्टिफिशियल पैर की। एक हाथ की भी सर्जरी हुई है और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। चेहरे और होंठ झुलस गए हैं, जिससे बोलने में उन्हें दिक्कत हो रही है और आगे चलकर प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है। इन्हीं चोटों की वजह से सत्ता चलाने का तरीका भी बदल गया है। वो सबके सामने नहीं आ रहे हैं और छिप कर काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए किया ताकि वो कमजोर या सुरक्षित ना दिखें। दावा है मुश्तबा के रोल को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। अब ईरान के बड़े जनरल ही मुल्क के फैसले ले रहे हैं। ये जनरल अफसर और नेता भी मुश्तबा से मिलने नहीं आए। डर है कि इजराइल ठिकाने का पता लगाकर हमला कर सकता है, इसलिए मुश्तबा तक संदेश पहुंचाने का तरीका बेहद गोपनीय है।
और इसी बीच ईरान की ओर से एकजुट बयान जारी किया गया। कहा हमारे एक ईश्वर, एक नेता, एक देश और एक रास्ता है। सर्वोच्च नेता के प्रति समर्पण से हम हमलावर को मजबूर कर देंगे। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। हमें नहीं पता कि ईरान में नेता कौन है, क्योंकि याद कीजिए सत्ता परिवर्तन हुआ था। खामनेई जा चुका है, वो बेहतर है, अफसरों की तलाश में चला गया है, वो चला गया है और उसकी पूरी टीम चली गई है। फिर दूसरा समूह आया, वो सब चले गए और अब तीसरा समूह है और वे भी अपने जाने को लेकर थोड़े चिंतित हैं। उनके पास बिल्कुल नया नेतृत्व है और वे सत्ता के लिए आपस में बुरी तरह लड़ रहे हैं। तो ट्रंप के दावे हैं उसी तरह जिस तरह ट्रंप ये कह चुके हैं कि वो जंग भी जीत चुके हैं। अब बारी है लाइफ का फंडा की। महानता हजार चीजें करने में नहीं, बल्कि एक ही चीज को हजारों बार करने में, ताकि आप उस काम में इतने माहिर हो जाएं कि दुनिया भी आपका हुनर देखकर हैरान हो जाए। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर इसकी बड़ी मिसाल है। एक बार सचिन तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग कर रहे थे, तब ब्रैड हॉग नाम के स्पिनर ने सचिन को क्लीन बोल्ड कर दिया। ब्रैड हॉग को तब ऑस्ट्रेलिया का उभरता शेन वॉर्न कहा जा रहा था। मैच खत्म होने के बाद सचिन को आउट करने वाली तस्वीर लेकर ब्रैड हॉग उनके पास पहुंचे और सचिन का ऑटोग्राफ मांगा। सचिन ने ब्रैड हॉग की तारीफ की, ऑटोग्राफ भी दिया, लेकिन साथ में लिखा दिस विल नेवर हैपन अगेन, मतलब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। यह सचिन का कोई गुरूर नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा और कमिटमेंट था। इसके बाद सचिन और ब्रैड हॉग का 20 से ज्यादा बार सामना हुआ। टेस्ट, वनडे, आईपीएल में भी वो सचिन के खिलाफ खेले, लेकिन हॉग सचिन को दोबारा कभी आउट नहीं कर पाए। सोचिए सचिन ने जो लिखा उसे पूरा करने के लिए कितनी प्रैक्टिस की होगी, कैसे ब्रैड हॉग की हर गेंद को खेलने के लिए रणनीति बनाई होगी, खुद को कितना तैयार किया होगा। सचिन की इस कहानी में लाइफ का बड़ा फंडा छिपा है। लगातार अभ्यास आपके अंदर वो विश्वास पैदा करता है जिसके सामने हर मुश्किल चुनौती आसान लगने लगती है। साधारण चीज के लिए साधारण कोशिश की जरूरत होती है, लेकिन अगर टारगेट बड़ा है तो अभ्यास भी कड़ा करना होगा। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।